नमस्कार। आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम मुख्य रूप से दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम से संबंधित है। वहीं दूसरी खबर कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस की वित्तीय हालात काफी खराब है, ऐसा लोगों का कहना है। इस हालत को सुधारने के लिए कांग्रेस ने डोनेशन फॉर देश नामक एक कैंपेन स्टार्ट किया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम सोमनाथ है और आप देख रहे हैं बाइस्ड ओपिनियन। तो आइए सबसे पहले दाऊद इब्राहिम पर चर्चा करते हैं। दाऊद इब्राहिम मुंबई का रहने वाला था। वो 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद वो भागकर पाकिस्तान चला गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार हमेशा इस बात को डिनाई करता है कि वहां पे दाऊद इब्राहिम आकर रह रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कराची शहर में एक मोहल्ला है क्लिफ्टन। वो क्लिफ्टन में वर्षों से रह रहा है। उसने अपनी बेटी का शादी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद की बेटी से कर रखा है। अर्थात जावेद मियांदाद दाऊद इब्राहिम का समधी है। और दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई भी आतंकवादी घटना होता है तो उसके तार किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान से जुड़ता रहा है। और माना जाता है कि इन आतंकवादी घटनाओं को फाइनेंस जो है दाऊद इब्राहिम के नार्को टेररिज्म से प्राप्त होता है। नार्को टेररिज्म का मतलब होता है दोस्तों नशीले पदार्थों का व्यापार। नशीले पदार्थों का व्यापार से यहाँ मतलब है कि स्मैक, हेरोइन इत्यादि जो आजकल के आधुनिक नशीले पदार्थ हैं उनका व्यापार। दाऊद इब्राहिम का ये व्यापार, ये नार्को व्यापार पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। कुछ दिनों से पाकिस्तान से लगातार ये खबरें आ रही थी कि कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा वहां पर कई आतंकवादियों का जो भारत के मोस्ट वांटेड हिट लिस्ट में है उसकी हत्या कर दी गई। किसी को जहर दे दिया गया, किसी को दिन दहाड़े मस्जिद में घुसकर गोली मार दी गई, या इसी प्रकार का इस तरह की घटनाओं में अब तक कम से कम माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों की हत्या कर दी गई है। ये भारत के लिए सुखद खबर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। अब इसी कड़ी में अगला नाम दाऊद इब्राहिम का है। कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया और कल वो अपने घर में बेहोश पाया गया। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। कुछ अपुष्ट समाचारों का कहना है कि वो मर चुका है। पता नहीं इसमें सत्य क्या है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये हत्याएं भारत करवा रहा है? हमारे देश के बहुत सारे लोगों का मानना है कि रॉ और उससे संबंधित लोग ये इस हत्या में शामिल हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इसी रॉ एंगल को दूसरी तरह से देखता है। उसका मानना है कि रॉ ने खुद अपने आदमी पाकिस्तान नहीं भेजा है। उसने पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स को, लोगों को हायर कर रखा है और उसे पैसा देकर के वो पाकिस्तान में हत्याएं करवा रहा है। सत्य क्या है कहना कठिन है। हाँ, ये बात जरूर सत्य है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहां पे आटा तक खरीदने के औकात लोगों के पास अब नहीं है। 1 जून खाते हैं, दूसरे वक्त के बारे में सोचते रहते हैं। तो हो सकता है ऐसे हालात में हो सकता है कि भारतीय एजेंसियां उसका फायदा उठा रही हो। लेकिन जो वैश्विक घटनाओं पर अपनी निगाह रखते हैं उनका मानना है कि मामला इससे उलट है। दरअसल पाकिस्तान लगातार एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाता रहा है। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डालने के कारण उसकी छवि पूरे दुनिया भर में खराब होती है और अब वो इस घटिया छवि से अपने को बाहर निकालने के जुगत में है। और लोगों का मानना है कि आज जो पाकिस्तान की आर्थिक हालात है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान द्वारा आर्थिक समर्थन दिया जाना है और वो इस छवि को बदलना चाहता है। तो एक वर्ग का मानना ये है
कि ये सारी हत्याएं पाकिस्तान की एजेंसियां खुद करवा रही हैं। पता नहीं, ये कभी खुलकर सामने भी नहीं आ पाएगा कि इनकी हत्या के पीछे कौन है। लेकिन जब से ये दाऊद इब्राहिम की हत्या की खबर सामने आई है, या उसको जहर देने की बात जब से सामने आई है, पाकिस्तान इनकार कर रहा है कि अभी भी इनकार कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि कल पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया काम करना बंद कर चुकी है, समाचार माध्यमों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस तरह की खबर को न फैलाएं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हर कोई इस समाचार से कहीं ना कहीं वाकिफ है कि कुछ न कुछ तो हुआ है। एक दूसरा एंगल भी पाकिस्तानी लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप जान लीजिए कि पाकिस्तान दुनिया का और पाकिस्तानी दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानने वाले लोग हैं। उनका मानना है कि दाऊद के साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ है। तो एक वर्ग का मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो अभी जेल में है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है या उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए पाकिस्तानी सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति पैदा ना हो। आपको याद होगा कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो पूरे पाकिस्तान में आगजनी, लूट और मारपीट की घटना हुई थी। हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि कई सारे जो सैनिक प्रतिष्ठान है पाकिस्तान के, उन पर भी हमला किया गया था। आप लोगों को याद होगा, जो लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, कि एक पाकिस्तानी जनरल को के घर को लूटा गया, उसके घर से खाना और उसके पालतू जानवर, पशु पक्षी, मोर, इन सबको भी लूट करके लोगों को ले जाते हुए देखा गया था। अब पता नहीं इन सब के बीच में, क्योंकि ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्थिति है, आप कह नहीं सकते कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, लेकिन लोग बड़े दावे कर रहे हैं। और हाँ, इस बीच एक समाचार समूह ने दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार से बात की है और उसका कहना है कि नहीं, उसे जहर तो नहीं दिया गया, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती है। यहां तक उसके जो रिश्तेदार है वो कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, वो अस्पताल में भर्ती है। वैसे ये खबर काफी दिनों से चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम बहुत ही बीमार है और उसकी हालात ठीक नहीं है। अब पता नहीं वो जिंदा है, मर गया है, क्योंकि उसके जिंदा रहने से दुनिया को नुकसान ही होने वाला है और मर जाने से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तो जो भी है दोस्तों, देखते हैं 1-2 दिन में क्या खबर आती है, उसके बाद इस पर फिर से चर्चा करेंगे। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर अपने देश से ही है। कांग्रेस की वित्तीय हालात कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि औद्योगिक घराने जितना चंदा उसको पहले दिया करते थे, अब नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उसके लिए पार्टी को चलाना मुश्किल हो रहा है। अतः उन्होंने एक कैंपेन आज से आरंभ किया है, 18 दिसंबर से आरंभ किया है। आज 18 दिसंबर को कांग्रेस 138 साल की हो गई, 138 138 साल की हो गई, 138 साल पुरानी पार्टी हो गई। तो इसीलिए आज उन्होंने ये कैंपेन प्रारंभ किया है। इस कैंपेन को उन्होंने नाम दिया है डोनेशन फॉर देश, मैंने देश के लिए चंदा। इसके अंतर्गत कांग्रेसी पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए चंदा दीजिए। इस चंदे की रकम जो है वो बहुत मजेदार है। चूंकि कांग्रेस 138 साल का हो गया, तो मिनिमम आप 138 रुपए दे सकते हैं, या 1380 रुपए दे सकते हैं, या 13,800 रुपए दे सकते हैं। अब ये आगे बढ़ जाएगा तो 1,03,080 भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी होता है। मैंने हर हालात में आपको 138 के अंक में ही उन्हें ये रकम चंदा देना है। दोस्तों, ये सही बात है कि कांग्रेस को अब उस अनुपात में चंदा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कहना कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, ये मानने को कोई तैयार नहीं है। ये ठीक है कि अब उसे औद्योगिक घराने से उस अनुपात में चंदा नहीं मिल पा रहा है, या उसकी राज्य सरकारें की जितनी संख्या हुआ करती थी अब नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि अभी भी वो कुछ राज्यों में तो उसकी सरकार है
और उसके बाद एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसने देश पर सबसे लंबे समय तक राज किया है। तो इसलिए ये कहना कि उसकी आर्थिक स्थिति एकाएक खराब हो गई, ये थोड़ा गले से नहीं उतर पाती है। लोगों ने इसमें एक और एंगल ढूंढा है, वो बहुत ही मजेदार है। इसको इन लोगों ने जो अभी झारखंड में जो बड़ी मात्रा में नकदी प्राप्त हुआ है साहू परिवार के यहां से, उससे भी जोड़कर लोग देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस छापे के बाद कांग्रेसी डर गए और उनका मानना है कि कांग्रेसियों के पास बहुत बड़ी मात्रा में काला धन है। अब इस काला धन को सफेद कैसे किया जाए, इस उपक्रम के तहत ये डोनेशन फॉर देश नामक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। होना ये है, ये इन लोगों का मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन लोगों का जानकारों का मानना है कि जिन नेताओं के पास में काला धन प्रचुर मात्रा में है वो कार्यकर्ताओं के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कार्यकर्ता जाकर के उसे कांग्रेस में चंदा के रूप में जमा कर देंगे। इससे होगा क्या कि कांग्रेस की वित्तीय स्थिति तो जैसे थी वैसे ही बनी रहेगी और ये नेता काले धन से मुक्त हो जाएंगे। पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन मैं भी यह मानता हूं कि कांग्रेस की वित्तीय स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना बताया जा रहा है। वैसे ये मामला और तूल पकड़ते जा रही है। भाई यहाँ पे झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और यहाँ पर भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हंगामा किया है। पहले उन्होंने विधानसभा के गेट पर तख्ती लेकर के, प्ले कार्ड लेकर के हंगामा किया और बाद में उन्होंने सदन की कार्रवाई को भी बाधित किया। उनकी मुख्य मांग यह है कि राज्यसभा सांसद साहू को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। दूसरी मांग उनकी है कि इस पर सीबीआई की जांच की अनुशंसा राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है। उनका कहना है कि राज्य सरकार साहू परिवार से मिली हुई है, कांग्रेस से इसकी मिली भगत है, जिसके कारण ये सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं कर रही है और इस पर इन्होंने जोरदार हंगामा किया है। जो प्रश्नकाल है उसको स्थगित करना पड़ा है और शून्यकाल में भी ये बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है और मेरा भी मानना है कि वो इनकम टैक्स का हो सकता है कि ये रकम साहू परिवार की हो या उन्होंने काला धन जमा किया, जो भी हो उसकी सच्चाई लोगों के सामने, जनता के सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि जनता को जानने का ये अधिकार है कि आखिर कोई एक व्यक्ति के पास इतनी सारी नकदी कैसे हो सकती है। आपको पता है कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा रकम अपने घर में रखते हैं वो गैर कानूनी है और यहां पर तो सैकड़ों करोड़ बक्सों में, अलमारियों में भर के रखा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप कुछ भी कह लें, ये काला धन नहीं है। काला धन क्या नहीं, काला धन की परिभाषा क्या है भाई? काला धन की यही तो परिभाषा है कि वो रकम जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है, जो आपने कमाई की है उस पर आपने टैक्स नहीं दिया, उसको काला धन कहते हैं। तो काला धन तो हर हाल में, अगर मान लिया जाए कि साहू परिवार की ही रकम है, आपने उस पर टैक्स नहीं दिया है साहब, मान लिया जाए कि अगर 300 करोड़ की ही रकम है तो आपको कम से कम 90 करोड़ का आपने टैक्स का, इनकम टैक्स का गमन किया है। आखिर जो रोड, सड़कें, बिजली, पानी, मकान, जिसकी भी व्यवस्था सरकार करती है, क्या वो अपने घर से वो उस पैसे को लाती है? नहीं साहब, ये हमारे आपके आप जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से ही सब कुछ होता है। और ये आदमी जो कि तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य है और ये खानदानी कांग्रेसी है, इसका बड़ा भाई वो भी यहाँ पे रांची का 2 बार सांसद रहा है और इस परिवार के द्वारा अगर इस तरह की हरकत की जा रही है तो आप समझिए कि इसको तो आम लोगों से ज्यादा सजा देनी चाहिए। और 90 करोड़ तो है, प्लस उस पर पेनल्टी भी ठोका जाना चाहिए, जो कि कानूनन है, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अभी कानपुर में आपको याद होगा दोस्तों, करीब 1 साल पहले की घटना है, करीब 150 करोड़ का रकम एक इत्र व्यापारी के यहाँ पाया गया था। ये अभी तक स्पष्ट नहीं को भाजपाई था कि सपाई था या किसी और पार्टी से उसका संबंध था, लेकिन अभी जो समाचार मिले उसके अनुसार उसको, उसकी 150 करोड़ रकम तो गई ही गई, उस पे 497 करोड़ का पेनल्टी इनकम टैक्स ने ठोका है। अब आप समझिए कि इसके पास तो 350 करोड़ की रकम पाएगी, इस पे कितनी पेनल्टी ठोकी जानी चाहिए। आप किसी भी तरह से इससे तो नहीं बच सकते हैं
और पता नहीं इसमें ये वाकई इसी का रंग, मेरा मानना है कि ये इसी का रकम होगा या अन्य राज्यों से या कहीं किसी और तरीके से ये रकम जमा किया गया था। ये तो जांच का विषय है दोस्तों। आप लोग भी इस खबर पर नजर रखिएगा, खास करके जो लोग झारखंड से हैं उनको तो इस पर विशेष नजर रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं जाते जाते, 48% 48% झारखंड के ग्रामीण अंचल के लोग कुपोषित हैं, विशेष करके बच्चे। अर्थात कि उनको 2 जून अच्छा खाना नहीं मिल पाता है और वहां पे ये शराब बेच करके, बिहार में शराबबंदी है, बगल में राज्य है, राज्य सरकार को इतने ज्यादा पैसे की जरूरत है कि यहाँ पे शराबबंदी कर ही नहीं रही है और ये शराब बेचकर ये गर्व से कहता है कि मेरा परिवार 100 साल से शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है। मैंने इस पे गर्व करना चाहिए या शर्म करना चाहिए? कह रहे तुम कोई और व्यवसाय भी तो कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम शराब के धंधे में क्यों घुसे हुए अभी तक? और ये शराब बेचने सरकार को फुर्सत नहीं है और यहाँ पे 48% लोग ग्रामीण अंचल में कुपोषित हैं, जिनको 2 जून का ठीक से खाना नहीं मिल पाता है। अब इस हालात में आपको तय करना है दोस्तों कि इस पे जांच होनी चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए, इससे पैसा वसूला जाना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।